हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लगे, जो नहीं याद है आप लोगों को वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आज का वीडियो है राजनीति के निर्देशक तत्व और इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लिया गया है आयरलैंड से और इसके आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 35 से लेके 51 तक ही हैं। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी आर्टिकल्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं वो देखेंगे और राज्य नीति निर्देशक से सिद्धांतों की जो विशेषता हैं वो देखेंगे और जो इनकी सीमाएं हैं, कहाँ तक की ये लागू हो सकती हैं या कहाँ तक की ये पारित हो सकती हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिनको आर्टिकल्स नहीं याद हैं वो एक बार मेरी ट्रिक्स देख लें, जिस पे मैंने पॉलिटी वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा उसमें पड़ी हुई हैं। तो उस पे क्या है कि ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 44 हो गया, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि 44 को आप लोग बोल सकते हैं 44 क्या है, 44 में दोनों सेम नंबर है तो इसको मैंने बोल दिया समान सिविल संहिता। ठीक है, इस पे है तो इससे ऐसे मैंने याद करा है और आप लोग भी वैसे ही याद कर लीजिए जिससे कि इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स आप लोगों को याद रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल्स पूरे एक्सप्लेन में है इस पर। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्थान दिया गया है। ये सिद्धांत कार्यपालिका तथा विधान मंडल, ठीक है, किस पे काम आता है, कार्यपालिका तथा विधान मंडल के निर्देश हैं उन्हें किस प्रकार से शासन संचालित करना है, इसका विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 37 देखेंगे हम लोग। तो 37 में दिया गया है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्स इन दिस पार्ट। तो इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। 37 और 38 में देखेंगे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। स्टेट्स टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोमेशंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम लोग इस पर सिर्फ मेन टॉपिक से देखेंगे, जो भी मेन हमारे आर्टिकल्स हैं उनको देख लेंगे और जिसमें एक्सप्लेन करने लायक होगा उस पर देख लेंगे। तो इसके बाद फिर 39 में दिया गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट की स्पेलिंग गलत है उसको देख लीजिएगा, ए होगा यहाँ पे। इस पे दिया गया राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार से संचालन से करेगा कि वो उसकी सुनिश्चित रूप से। ठीक है, इस पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, फिर बोला गया समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और निरंतर इस प्रकार बांटा जाए जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधन सर्वसाधारण से के लिए अहितकारी सकृंद ना हो। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 39 में। फिर इसके बाद दिया गया है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार से अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो। ठीक है, फिर दिया गया है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
फिर इसके बाद दिया गया आर्टिकल्स 39A में 39 में बोला गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर की आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। उपयुक्त विधान या स्कीम्स द्वारा किसी निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 39। अब देखिए 40 में दिया गया, 40 के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल्स लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम का है, ग्राम विकास से है। तो आर्टिकल जो 40 है उस पर दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वागत शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो 40 है, 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर इसके बाद है आर्टिकल्स 41। आर्टिकल 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इंग्लिश में हो जाएगा राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर दिया गया है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर क्या है, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 41। अब इसके बाद देखेंगे 42 में दिया गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में ये बोला गया है। ठीक है, 41 में बोला गया है, 41 में बोला गया था काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और 42 में बोला गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, जो कर्मकार है उनके लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेजेस इटीसी टू वर्कर्स। इस पे बोला गया है राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य नीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर से प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, और विशेषता ग्रामों के में कुटीर उद्योग की व्यक्तित्व या सहकारी से आधार का बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 43। अब 43A भी है, तो उस पर क्या बोला गया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 43। अब आ गया 44। तो 44 के लिए क्या बोला गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब देखिए आर्टिकल्स 44 को याद करने के लिए, देखिए मैंने बताया, पहले से बताया था कि 44 क्या है, 44 को सेम बोलेंगे, दोनों सेम नंबर हैं। ठीक है, सेम, क्योंकि हिंदी में क्या हो जाएगा, समान हो गया। तो समान से आप लोग याद रखिएगा कि 44 आर्टिकल में क्या दिया गया है, समान सिविल संहिता। ठीक है, फिर इसके बाद है अनुच्छेद 45। अब देखिए 45 को याद करने के लिए देखिए पहले 45 में देख लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद बताते हैं। तो 45 में दिया गया है 6 वर्ष, याद रखिएगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी
और उनकी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो देखिए एक सिंपल सा मैं नंबर लिख रहा हूँ 4, 5 और ये 6 सीरियल नंबर दिया गया है। 4, 5 और 6 मतलब कि 45 में क्या दिया गया, 6 वर्ष। कहीं ना कहीं आप लोग को ये सब याद रहेगा और जिससे कि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को खाली बस ये याद रखना है कि 4, 5, 6 खत्म। ठीक है, और 44 में क्या हो जाएगा, समान। दोनों नंबर क्या है, सेम है 44 में, तो क्या याद रखना, समान। तो समान से आप लोग को यह याद रहेगा, समान सिविल सरिता। नहीं याद रहेगा तो आप लोग को क्वेश्चन ऑप्शन जो आएंगे उससे पता चल जाएगा कि इस पे क्या है। ठीक है, तो 45 में याद हो गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी शिक्षा का प्रावधान। तो ठीक है, प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इस पे वही सब दिया गया है। फिर इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 46 के लिए भी मैंने बनाया था SC, ST और OBC की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो जो एक बार आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा, ट्रिक से बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली कुछ जो हमारे शब्द हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ है। अनुच्छेद वैसे भी जल्दी याद नहीं होते हैं। तो हाँ, किस पे थे, 46 में दिया गया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्स कास्ट, शेड्यूल्स ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। इससे बताया गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लिए विशेषता अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया 47 में दिया गया है पोषाहार और जीवन स्तर। क्या है, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो ड्यूटी और द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इस पे क्या हो गया ये सब। फिर इसके बाद है 48 में क्या दिया गया, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स हस्बेंड्री। ठीक है, 48 का हो गया। फिर इसके बाद आ जाएगा 48A। तो 48A भी है, याद रखिएगा। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, और 48A में क्या दिया गया, पर्यावरण का संरक्षण और तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो याद रहेगा 48 में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, और 48A में 48 का में मान सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण तथा पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 49 मतलब कि 49। तो राष्ट्रीय, सबसे पहले क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मूवमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या इसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यस या निर्वंश की राज्य की बाध्यता होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48A में हो जाएगा पर्यावरण का संगठन, संरक्षण से तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। 49 में अब ये हो गया, तो 49 में क्या हो जाएगा, राष्ट्र महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में बोला गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, पृथककरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर इसके बाद है 51 में क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
तो इस पर बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्यों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक की 36 से लेके, इसे 36 नहीं दिया गया है डेफिनेशन से, उस पर 36 से लेके 51 तक की हमारे जो DPSP है उस पर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बोला गया ये निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर पर निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है इस निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। फिर है ये सिद्धांत वाम एवं दक्षिण पंथ की चरम सीमाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर दिया गया है इन निर्देशक सिद्धांतों का नैतिक आदर्शों के रूप में विशेष महत्व है। देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित होती हैं। इन निर्देशक सिद्धांतों से जनता को शासन की सफलता एवं असफलता को परखने का आधार उपलब्ध होता है। अब इसके बाद देखेंगे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इससे बोला गया है जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है उसका सिद्धांतों वैधानिक शक्ति का अभाव है, अर्थात न्यायालय इनको क्रियान्वित नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है ये सिद्धांत तर्क संगत दर्शन पर आधारित नहीं है, ये अस्पष्ट हैं एवं से इनमें क्रमबद्धता नहीं है, ये सिद्धांत अव्यवहारिक हैं। ये निर्देशक सिद्धांत वर्तमान में संवैधानिक द्वंद्व के कारण हैं। एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए इस प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत कोई औपचारिक नहीं करते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आज हम लोगों ने देख लिया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इससे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इनके आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार भी हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार के में भी अच्छे क्वेश्चन से दिए गए हैं, क्योंकि मेन हमारे जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 से लेके 51 तक की कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीएड में तो पूरा है ही ये भी, और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।